दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डू फैमिली का एक जीनियस डिसाइपल जिसका नाम डू हाओ था, वो अब योंगफे को तलाश करने के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त लोंगजी के पास आता है। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि अगर लोंगजी पर अटैक होगा तो योंगफे जरूर अपीयर होगा, इसीलिए वो लोंगजी के किंगडम पर जाते साथ ही हमला शुरू कर देता है। मगर उसका फादर वहां पर एक डोमेन बनाकर उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड्स वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो आराम से उस बैरियर को तोड़ देते हैं और लोंगजी अपने फादर के साथ काफी ज्यादा जख्मी होती है। मगर उसे बचाने के लिए योंगफे वहां पर आ पहुंचता है और वो आते साथ ही अपने स्पीयर के जरिए वहां पे मौजूद जितने भी ड्रैगन्स होते हैं उन सबको चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो सारे ही ड्रैगन्स का सफाया कर देता है। ये देखकर डू हाओ वो भी समझ जाता है कि योंगफे सच में काफी ताकतवर बंदा है और हमें दिखाया जाता है कि योंगफे ने जिन ड्रैगन्स को मारा था उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं, जिस पर लोंगजी का फादर हैरान होकर कहता है इस लड़के ने इतनी आसानी से इतने ड्रैगन्स को मार दिया, ये बंदा आखिर है क्या चीज, कहीं ये वही योंगफे तो नहीं जिसके बारे में लोंगजी कह रही थी। और लोंगजी भी उसे देखते हुए कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मगर यहाँ पर डू हाओ उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, अगर तुम थोड़ी सी भी देर करते तो मुझे लगता कि शायद तुम एक नंबर के बुज़दिल इंसान हो और सारी जिंदगी अब मुझसे छुपते फिरोगे। ये सुनने के बाद योंगफे फौरन से अपने उस ड्रैगन से कूदते हुए नीचे आ जाता है और डू हाओ से कहता है कि मैं भला डू फैमिली को मारने से पीछे कैसे हट सकता हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं छुपता फिरूंगा। मगर डू हाओ हंसते हुए कहता है कि मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना भी तो चाहिए, तुम कैसे मारोगे मुझे, क्या तुम मुझे अपने उस डिवाइन ड्रैगन के साथ मिलकर मारोगे, चलो ये भी ट्राई कर लो। जिस पर डोंगरोंग उससे कहता है कि ऐसा है तो फिर मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ से वहां पे मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखकर लोंगजी बिल्कुल सरप्राइज हो चुकी होती है, मगर वो लोग योंगफे से कहते हैं कि तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे। मगर योंगफे कहता है कि उसे हराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मगर लोंगजी का फादर कहता है कि तुम नहीं जानते ये डू फैमिली की जनरेशन का सबसे पावरफुल जीनियस डिसाइपल है, इसलिए उसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करो। मगर योंगफे कहता है कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं ऑलरेडी इसके लिए पूरी तैयारी करके आया हूँ, तुम सब लोग यहाँ से पीछे हट जाओ, मैं चैन फैमिली के इन वफादार कुत्तों को अच्छी तरह से डील करना जानता हूँ। मगर यहाँ पर डू हाओ वो वापस जाकर बैठ जाता है और कहता है कि इस बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मेरा मुकाबला कर पाओगे, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम अकेले आओगे तो फिर तुम सबसे बड़े या तो बेवकूफ हो या फिर तुम्हारे अंदर वाकई में इस तरह की एबिलिटीज होनी चाहिए। तो योंगफे कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसीलिए इसके लिए मुझे बाकी लोगों की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे सिर्फ अपनी फैमिली का कुछ कचरा ही तो साफ करना है। ये सुनकर डू हाओ से कहता है तुमने मेरी फैमिली के कुछ बेकार कल्टीवेटर्स को मारा है, वो वैसे भी बिल्कुल बेकार और बिल्कुल निकम्मे थे, मगर उन्हें मारकर तुम्हें एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें वैसे भी बता दूं कि मैंने बहुत बड़े बड़े एम्परर्स तक को फाइट में हराया है और उन लोगों ने मुझे खुद से ही इन्वाइट किया था ताकि मैं यंगर जनरेशन की सुप्रीम पोजीशन के लिए वहां पर आकर फाइट करूं। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम मेरे आगे सरेंडर कर दो, इस तरह तुम आज के दिन बच जाओगे और तुम्हें ये मौका भी मिलेगा कि तुम एक दिन मेरे सामने एक स्टेज पर खड़े होकर एक सुप्रीम पोजीशन के लिए फाइट करोगे। ये कहने के साथ वो अपना जेट पेंडेंट उसकी तरफ थ्रो करता है और फिर योंगफे देखता है कि वो बंदा तो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, जिसके बाद वो उसे रोकने के लिए अपना एक हाथ आगे करते हुए उससे काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है और डू हाओ को रोकता है। मगर दोनों के टकराने की वजह से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि वहां मौजूद सोल्जर्स को वहां पर खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। यहाँ तक कि लोंगजी उस एनर्जी को आते हुए देखती है तो वो फौरन से अपने फादर के सामने एक बैरियर बना देती है, जबकि यहाँ पर वो दोनों वॉरियर अपनी एनर्जी के जरिए एक दूसरे पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहे होते हैं, मगर दोनों की पावर्स बिल्कुल इक्वल लेवल पर होती है, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही आसानी से पुश करते हुए पीछे धकेल देते हैं। और योंगफे उससे कहता है कि तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो, तुमने अभी इतनी यंग एज में हाफ स्टेप ट्रू मार्शल रियलम को भी अचीव कर लिया है और तुम बहुत ही जल्दी अब 6 लेवल में अपग्रेड भी होने वाले हो। ये सुनकर डू हाओ कहता है क्या कहा तुमने, हाफ स्टेप ट्रू मार्शल, जबकि मैंने ऑलरेडी
ट्रू मार्शल रियलम को कई बार ब्रेक थ्रू कर रखा है, जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रू मार्शल रियलम को इतनी बार ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। इतना कहते ही वो अपनी सोर्ड के साथ योंगफे पर एक जोरदार अटैक करता है, तो योंगफे उसके अटैक को डॉज करता है और दोनों ही लड़ते हुए फिर से एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और योंगफे उससे कहता है कि तुम भी अपने बाकी के बिल्कुल ब्रदर्स के जैसे हो, वो भी तुम्हारी तरह ही बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल पिल्स खाकर अपनी पावर्स को बढ़ाया है, जबकि मैंने अपनी कल्टीवेशन को स्टेप बाय स्टेप हार्ड वर्क के जरिए आगे बढ़ाया है। इतना कहते ही वो दोनों फाइट कंटिन्यू करते रहते हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। और डू हाओ उस पर काफी ज्यादा जोर लगा रहा होता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे बेहतर हो तो फिर मुझे दिखाओ ना कि तुम क्या कर सकते हो। ये कहते हुए वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी लाइटनिंग स्पीड से उस पर अपनी सोर्ड से वार करता है, तो योंगफे उसे रोक लेता है और दोबारा से वो दोनों ही एक दूसरे पर पुश करते हैं और एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और योंगफे उससे कहता है कि तुम लोगों ने तो अपनी फाउंडेशन को भी ठीक से बिल्ड नहीं किया है। जब वो दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्रेशर डालते हैं और बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो अचानक से जमीन धंसना शुरू हो जाती है और वो पहाड़ पूरी तरह से टूटने लगता है और देखते ही देखते दोनों के दोनों वॉरियर्स उस जगह से नीचे गिरते हैं। और ऊपर खड़ा हुआ वो डिवाइन ड्रैगन उन लोगों को देख रहा होता है कि वो लोग कहां जा रहे हैं और सारे के सारे वॉरियर्स भी उस पहाड़ से नीचे झांक कर देखते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि नीचे उन पत्थरों के ऊपर से भी वो लोग एक दूसरे पर काउंटर अटैक करते जा रहे हैं। और योंगफे उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने और तुम्हारी डू फैमिली ने मुझे कमजोर समझने की गलती की है और ये गलती तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ही जोरदार फ्लैश अटैक करते हैं और इस अटैक के प्रेशर की वजह से भी दोनों ही एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। मगर डू फैमिली का वो वॉरियर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी चेन फैमिली के पास ही ट्रू मार्शल जीनियस है? मैंने 20 साल की एज में ही अपने लिए एक बहुत ही सूटेबल कल्टीवेशन मेथड सेलेक्ट कर लिया था और उसके लिए मैंने शुआन पैलेस को भी अच्छी तरह से यूज किया था, जबकि तुम और तुम्हारा फादर वो दोनों ही कंजर्वेटिव हो। तुम लोग अपने पुराने ख्यालों से बाहर ही नहीं आ रहे, जबकि मैं ऑलरेडी तुम लोगों को यहाँ तक कि तुम्हारे फादर को भी बहुत पहले से ही सरपास कर चुका हूँ। ये सुनकर योंगफे उससे कहता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और श्वान गोंग टेक्निक से भी कोई पावरफुल टेक्निक ढूंढ निकाली है। इतना कहने के बाद डू हाओ जैसे ही अपनी सोर्ड एनर्जी अपनी सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करता है, तो योंगफे फील करता है कि ये कुछ जानी पहचानी टेक्निक है। और डू हाओ से कहता है कि तुम एंशिएंट बीइंग्स आज अपनी लाइफ में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी सुप्रीम बीइंग को देखोगे। ये कहते ही वो एक स्लैश अटैक करता है, तो उस स्लैश अटैक से वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। और डू हाउ से कहता है कि मेरे ये पीयरलेस स्किल्स तुम्हारी चेन फैमिली से भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड टेक्निक से। क्यों, मैंने बिल्कुल सही गेस किया है ना? इतना कहने के साथ वो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर लेता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंगफे की भी डिमोनिक बॉडी उसके साथ अपीयर हो चुकी होती है। और डू हाउ से कहता है कि तुम्हारी चेन फैमिली की 7 डिमोनिक पीयरलेस टेक्निक सच में कमाल की है, मगर उस टेक्निक में अभी भी बहुत सारी वीकनेसेस हैं। उसे यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोफाउंड स्किल्स को रिवर्स करना होता है और उसके साथ साथ उसे यूज करने के लिए हमें अपना लाइफ स्पेन भी यूज करना पड़ता है। पिछले 10,000 सालों से मेरी चेन फैमिली ने तुम्हारी इस घटिया टेक्निक को यूज तक नहीं किया था, पर मुझे इस टेक्निक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। ये कहने के साथ दोनों ही दोबारा से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। और डू हाउ कहता है कि जब से मैंने ये टेक्निक सीखी है उसके बाद से ही मैं ट्रू मार्शल वर्ल्ड में एंटर हुआ हूँ। दोनों के दोनों एक दूसरे पर अपना पूरा जोर लगाते हुए एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद डू हाउ कहता है कि मैंने इन टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात मेहनत की है और मेरी दिन रात की मेहनत की वजह से ही इस सीक्रेट टेक्निक के सीक्रेट कोड को डिकोड करने में कामयाब हो पाया हूँ। मुझे पता चल गया है कि ये स्वॉर्ड हमारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब क्यों करती है। मैंने बहुत पहले ही इस टेक्निक को और भी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया था, जिस पर योंगफे कहता है कि चलो मान गए तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो दूसरी तरफ डू हाउ कहता है कि तुम्हारे
पास 7 हेवन डिफाइंग डीमन स्वॉर्ड है, जबकि मेरे पास हेवन फॉलोविंग 7 स्वॉर्ड्स हैं। उन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरा का पूरा ग्राउंड ही तहस नहस हो चुका होता है और योंगफे उससे टकराता है तो उसे दोबारा से होल्ड करता है और कहता है कि अच्छा तो तुमने 7 हेवन डिवाइन स्वॉर्ड्स क्रिएट की है, तुम सच में एक नंबर के पागल हो। तुम्हें मालूम भी है कि मेरे पास 7 हेवन डिफाइंग डीमन स्वॉर्ड्स हैं और तुम 7 हेवन फॉलोविंग स्वॉर्ड्स के साथ मेरे साथ फाइट करोगे। मगर डूहाओ उसकी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो क्या ये लाइफ डिवोरिंग स्वॉर्ड है? मैं इसे वाकई में अपनी आंखों से देखना चाहता था। इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे को वापस से पुश करके पीछे हटा देते हैं और नीचे आते ही दोबारा से एक दूसरे पर अटैक करते हुए योंगफे उससे कहता है कि मैं आज तुमसे मिला, तुम्हारे साथ फाइट की और मुझे तुम में कोई भी स्पेशल बात नजर नहीं आई। ये कहकर वो उसके पावरफुल एनर्जी अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर डूहा उससे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड स्किल्स दिखाता हूँ। मेरे स्वॉर्ड स्किल्स को देखने के बाद तुम्हारी ये स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और उसके साथ तुम्हारा पूरा घमंड भी टूट जाएगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड के साथ जैसे स्ट्राइक करता है तो वो योंगफे को काफी पीछे धकेल देता है, जिससे योंगफे को हल्की सी इंजरी भी होती है। मगर योंगफे उससे कहता है अगर वाकई में तुम्हारे पास ऐसे स्वॉर्ड स्किल्स हैं तो फिर मेरे ऊपर आजमा कर देखो। तो डूहाओ अपनी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज कर लेता है और कहता है कि ठीक है तो फिर जैसी तुम्हारी ख्वाहिश, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद चेन फैमिली का कोई वारिस नहीं बचेगा और हेवन डिफाइंग डीमन स्वॉर्ड को यूज करने वाला भी कोई जिंदा नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरी डू फैमिली की हेवन 7 स्वॉर्ड्स ही जिंदा रहेंगी और फिर यही अपनी ग्लोरी तक जाएंगी। इतना कहने के बाद वो हेवन 7 स्वॉर्ड्स में से सबसे पहली स्वॉर्ड्स को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके फर्स्ट हेवन स्वॉर्ड के पावरफुल अटैक को रोकने के लिए योंगफे अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और वो स्वॉर्ड इतनी ताकतवर होती है कि वो उस शील्ड को तोड़ देती है, मगर योंगफे ने उस शील्ड के जरिए उस अटैक को भी रोक लिया था। मगर डूहाओ यहाँ पर अपने दूसरे हमले के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था और वो अपनी हेवन सेकंड स्वॉर्ड को यूज करता है और इस मर्तबा वो स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से योंगफे की तरफ जाती है तो योंगफे दोबारा से उसी बैरियर का इस्तेमाल करता है और इस मर्तबा वो बैरियर उस स्वॉर्ड को होल्ड नहीं कर पाता और पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो स्वॉर्ड वहां पर जोरदार धमाका करती है, जिससे हर जगह आग ही आग लग जाती है और धूल मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है और वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद योंगफे नहीं बच पाया होगा, मगर योंगफे इस अटैक को भी झेल गया था और वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। और डूहा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अभी तो मैंने सिर्फ सेकंड स्वॉर्ड यूज की है और तुम तो अभी से ही लड़खड़ाने लगे हो। मगर योंगफे कहता है ये स्वॉर्ड अटैक तो कुछ भी नहीं है। मगर डूहा कहता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम मेरे अटैक के अगेंस्ट कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल मरने जैसी हो गई है। मगर योंगफे यहाँ पर अपनी हेवन डिफाइंग डीमन ब्लेड बाहर निकालता है और कहता है कि तुमने जो अटैक करना है करते रहो। ये सुनकर डूहाओ अपना थर्ड हेवन स्वॉर्ड अटैक करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि अगर वाकई में तुम अटैक को बर्दाश्त कर सकते हो तो इस मर्तबा मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर योंगफे भी अपनी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज कर लेता है और जैसे ही डूहाओ अपनी स्वॉर्ड एनर्जी उसकी तरफ रिलीज करता है तो हमें दिखाया जाता है कि योंगफे जैसे ही उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो वो एनर्जी अटैक उसे इतना जोर का हिट करता है कि उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और योंगफे वो इंजर्ड होकर वापस पीछे आ गिरता है। योंगजी और उसका फादर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि योंगफे शायद अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो लोग योंगफे से कहते हैं कि इसका हर एक अटैक पहले वाले अटैक से ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और इसके अभी 7 अटैक्स होने हैं और मुझे लगता है शायद तुम 5 अटैक भी नहीं झेल पाओगे। ये सुनते ही लोंगजी उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, मगर योंगफे उसे रोकने के लिए कहता है और कहता है कि मेरी इस लड़ाई में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं आज अगर इस लड़के को नहीं हरा पाया तो मैं अपनी चेन फैमिली का बदला कैसे लूंगा। मगर डूहाओ वो अभी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और उसे पूरा यकीन था कि योंगफे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर वो बेबी ड्रैगन कहता है मुझे इस पे पूरा भरोसा है।
जिसके बाद डूहाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी थर्ड अटैक में ही हालत इतनी पतली हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम और अटैक्स झेल पाओगे। यहाँ पे हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटा बच्चा था तो उसके मास्टर ने कहा था कि ये बच्चा हमारे 10,000 साल के कर्स मार्क को हटा सकता है। हमारी डू फैमिली की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अब इसके कंधे पर होंगी। और जब उन लोगों को पता चलता है कि ये लड़का हेवन 7 फॉलोइंग टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है तो वो लोग तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हमारी डू फैमिली उस कर्ज को हटा कर ही रहेगी। और ऊपर से हेवन डिफाइंग सोर्ड के बदले में ये हेवन फॉलोइंग सोर्ड्स तो और भी ज्यादा पावरफुल लग रही हैं। ये लड़का सच में एक जीनियस है। वो लोग डूहाओ से कहते हैं कि तुम हमारी डू फैमिली के फ्यूचर के गॉड हो और हमारी डू फैमिली को आगे चलकर लीड करने वाले हो, मगर तुम्हें हेवन असेंशन से पहले ही योंगफे को मारना होगा। ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हम देखते हैं यहाँ पर डूहाओ भी उसकी की तरह ही हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं, वैसे भी तुम्हें मारना अब और भी ज्यादा आसान लग रहा है। तुम एक मर्तबा मर गए तो हमारे डू फैमिली के ऊपर से ब्लड कर्स मार्क हट जाएगा और डू फैमिली पिछले 10,000 सालों से फॉर्चून की वजह से कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये कहने के बाद वो फोर्थ हेवन सोर्ड टेक्निक को यूज करता है तो बादलों के बीच से एक बहुत बड़ी सोर्ड नीचे आ रही होती है और डूहाओ को लगा कि ये थर्ड अटैक को तो नहीं रोक पाया था तो फोर्थ अटैक को रोकना तो इसके बस की बात ही नहीं होगी। और बाकी लोग भी यही समझ रहे थे कि शायद अब खेल खत्म होने वाला है, मगर यहाँ पर योंगफे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। इतना कहते ही वो फौरन से अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है जिसकी वजह से उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो अपनी एनर्जी के साथ ही उस हेवन सोर्ड को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके हवा में ही बिखेर देता है। ये देखकर तो डूहाओ खुद भी बिल्कुल चौंक गया था कि आखिर ये इसने कैसे कर दिया और मास्टर लोंग वो खुद भी हक्का बक्का खड़ा हुआ था और डूहाओ कहता है कि तो फाइनली तुम अपने हेवन डिफाइंग डीमन फॉर्म को यूज करने ही वाले हो। लगता है कि शायद तुम इस सोर्ड को यूज करके ही अपनी जिंदगी गंवाना चाहते हो। तुमने ऑलरेडी मेरी सोर्ड टेक्निक्स देख ली है कि मैं उन सोर्ड टेक्निक्स को अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूँ और मेरी लाइफ फोर्स भी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होती है और मैं चाहूँ तो जितनी मर्तबा यूज करना चाहूँ उसे यूज कर भी सकता हूँ, जबकि तुम इसे सिर्फ और सिर्फ 7 बार ही यूज कर सकते हो। तुम भला इस सोर्ड फाइट में मुझसे कैसे जीतोगे? मगर योंगफे कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे 4 सोर्ड मूव्स देख लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से झेला भी है। मुझे अब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो। ये सुनकर डूहाओ हैरान हो जाता है, मगर योंगफे उससे कहता है कि तुमने अपने हेवन 7 फॉलोइंग डिवाइन सोर्ड्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया ही नहीं है। जो कुछ तुमने सीखा है वो बस एक छलावा है। ये सुनकर डूहाओ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी कई सालों की रिसर्च और मेरी अनथक मेहनत को ऐसे ही छलावा कहने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आकर बेवकूफ बन जाऊं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाकी डू फैमिली के मेंबर्स की तरह हूँ? अगर तुम्हारे पास कोई नॉलेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुंह में है। तुम्हारे सोर्ड स्किल्स में कोई दम नहीं है। तुम कुछ पुराने बेवकूफ लोग हो जो कि अभी भी यही सोचते हो कि शायद पुराने स्किल्स ज्यादा बेहतर हैं। मगर यहाँ पर योंगफे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम डू फैमिली के बेवकूफ लोग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस सोर्ड टेक्निक के क्रिएटर्स हो, जबकि तुम लोगों ने बस इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। जबकि हमारे डीमन 7 सोर्ड्स को जिसने भी क्रिएट किया था वो एक पीरलेस जीनियस था। अगर हमारी सोर्ड टेक्निक्स को उस बंदे ने हजारों सालों तक इम्प्रूव नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि यही सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर हमारी टेक्निक इम्प्रूव होती तो तुम भी उसे इम्प्रूव कर पाते। तुम लोगों ने हेवन डिफाइंग 7 डीमन सोर्ड्स की मीनिंग को समझा ही नहीं है। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है और डूहाओ से कहता है कि इसे अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर मौजूद डीमन को अच्छी तरह से ट्रेन करना पड़ता है।
और उसके साथ मिलकर एक्सरसाइज करनी होती है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पर अपनी 7 इनकारनेशंस को भी समन करता है, तो उसके पीछे से वो बड़ी बड़ी इनकारनेशंस बाहर आना शुरू हो जाती है। और योंगफे कहता है कि इस सोर्ड टेक्निक को सिर्फ वही शख्स अचीव कर सकता है जिसे मौत से डर न लगता हो। मगर डू हाओ कहता है कि हेवन को फॉलो करते हुए अपनी डेथ के साथ फाइट करना ही ट्रू वे है, जबकि हेवन को डिफाई करना ही गलत पाथ है। मगर योंगफे उससे कहता है कि अगर ऐसा होता तो मुझे बताओ कि हमारी मार्शल आर्ट्स वो किलिंग टेक्निक्स क्यों होती। ये किलिंग टेक्निक्स इसीलिए हैं क्योंकि हमारी इन सोर्ड्स को जब भी कोई यूज करता है तो उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि इससे या तो वो मार सकता है या तो मार सकता है, और इसे यूज करने के बाद सिर्फ वही शख्स जिंदा रह पाता है जिसे मौत से डर न लगता हो। वो शख्स जो कि हर वक्त मरने के लिए तैयार रहता है वो कभी भी नहीं मरता। और जब भी इस दुनिया में कभी भी नाइंसाफी होगी तो मैं हमेशा उसके अगेंस्ट अपनी 7 डेमोनिक सोर्ड्स यूज करता रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और मेरे रास्ते में अगर हेवन भी आ जाए तो भी मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे उसके लिए मुझे हेवन के साथ पूरी जंग ही क्यों ना छेड़नी पड़े। मैं हेवन के साथ जंग छेड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मगर यहाँ पे इससे पहले कि योंगफे उस पर अटैक कर पाता, अचानक डू हाओ वो अपने फ्लैशबैक में जाता है और उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक आवाज सुनता है। वो आवाज उससे कहती है कि क्या तुम वर्ड हेवन के साथ पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। असल में इंसानों ने अपने वर्ड्स के साथ अपनी एक अलग हेवन बना रखी है, जबकि इमोर्टल्स के पास अपनी एक अलग से हेवन मौजूद है। और हेवनली डाओ के आगे हम सब लोग कुछ भी नहीं, बस हम कीड़े मकोड़े हैं। और अगर चेन फैमिली वो हेवनली डाओ के अगेंस्ट जाती है तो ये सच में बहुत ही बचकानी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने भी डेमोनिक पाथवे को फॉलो किया है उन लोगों ने हमेशा बहुत सारे बैकलैशेस को फेस किया है। अब ऊपर देखो, वो हेवन है, तो हेवन को रिवर्स करना है और फिर हेवन को फॉलो करना है, जिसके बाद ही तुम अपनी लड़ाई जीत सकते हो। इतना कहने के बाद वो अपनी पावर को फुली चार्ज कर लेता है और कहता है कि मेरी डेस्टिनी मेरे हाथों में है और मेरी डेस्टिनी सिर्फ हेवन है, और चाहे कुछ भी हो जाए मेरी डू फैमिली वो अपनी ग्लोरी तक जरूर पहुंचेगी। भले ही मैंने चेन फैमिली के आर्ट्स को यूज करते हुए हेवन फॉलोइंग आर्ट क्रिएट किया है, मगर उसके बावजूद भी मैंने इन्हें इतना अच्छी तरह से मास्टर किया है कि मैं इसे बहुत ही आसानी के साथ पीक पे ले जाकर यूज कर सकता हूं और चेन फैमिली के आखिरी वारिस को भी मारकर फिर मैं हेवन असेंशन के लिए भी तैयार हो सकता हूं। योंगफे उसकी बातें सुनता है तो उस पर हंसना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी 7 इनकारनेशन डेमोनिक बॉडीज वो एक साथ ही अपनी एनर्जी रिलीज करती हैं। और योंगफे उससे कहता है कि तुम भी हेवन को फॉलो नहीं करोगे, बेहतर यही है कि तुम भी मेरी तरह मेरी सोर्ड और मेरी डाउ टेक्निक को फॉलो करो। मगर यहाँ पर डू हाओ वो भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर लेता है और अपनी पूरी ताकत यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही अपने 7 हेवन डिवाइन सोर्ड्स में से अपनी फर्स्ट हेवन सोर्ड को यूज करता है तो दूसरी तरफ योंगफे अपनी 7 डेमोनिक ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्प्लैश अटैक रिलीज कर देता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से जाकर जैसे ही टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही जोर से पुश करते हैं और उनकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही होती है। मगर देखते ही देखते अचानक वो स्प्लैश अटैक उस जायंट सोर्ड को डिस्ट्रॉय करके ऊपर की तरफ निकलता है तो वो सीधा जाकर डू हाओ को हिट कर जाता है और वहाँ एक बहुत ही जोरदार धमाका भी होता है जिससे हर जगह एनर्जी ही एनर्जी फैल गई थी। योंगफे के अटैक ने बादलों तक को बीच में से काट दिया था और हमें दिखाया जाता है अब डू हाओ की एनर्जी वो काफी ज्यादा धीमी पड़ती जा रही थी। उस अटैक की वजह से उसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा खून बहने लगा था, जिस पर वो खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि आखिर तुम्हारी हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड वो इतनी ताकतवर कैसे है, क्या ये स्वॉर्ड तुम्हारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो योंगफे कहता है कि जिस शख्स के हाथ में ये हेवन डिफाइंग 7 स्वॉर्ड होती है वो शख्स डेथ को कंट्रोल कर सकता है और यही इस स्वॉर्ड की असली पावर है। जब हमारी लाइफ फोर्स खत्म होती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक न्यू लाइफ फोर्स डाल देती है, जिसकी वजह से हम लोग जब चाहें जितनी मर्तबा चाहें ये अटैक्स कर सकते हैं।
ये सोड ही है जो कि हमें इनविंसिबल बनाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी देर तक सरवाइव कैसे कर गया? अगर मेरी सोड ने मेरी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। ये सुनकर डू हाउ कहता है आखिर ये किस तरह की सोड है और तुमने इसे किस तरह कल्टीवेट किया है? तो योंगफे उससे कहता है तुम जानते हो कि डू फैमिली वो कभी भी इस सोड को कल्टीवेट नहीं कर पाई क्योंकि ये प्रोफाउंड स्किल सिर्फ और सिर्फ चेन फैमिली के साथ ही जुड़े हुए हैं। चेन फैमिली की ब्लड लाइन ही है जो कि इस सोड स्किल को यूज कर सकती है। तुम लोग हमारी प्रोफाउंड टेक्निक्स को यूज कर सकते हो मगर तुम उसे पीक पे नहीं ले जा सकते। अगर तुम लोग इन प्रोफाउंड स्किल्स को रिवर्स करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बैकलैशेस आएंगे और तुम लोग पागल हो जाओगे या फिर मर जाओगे। पिछले 10,000 सालों से तुम लोगों ने कभी भी अपने एंसेस्टर्स को ये नहीं कहा कि उन लोगों ने चेन फैमिली के साथ गद्दारी क्यों की है। उसकी असल वजह मैं बताता हूँ। असल में धोखेबाजी और मक्कारी तुम लोगों की हड्डियों के अंदर कूट कूट कर भरी गई है। तुम्हारे एंसेस्टर्स वो कभी भी हमारी इनहेरिटेंस को पूरी तरह से अचीव ही नहीं कर पाए मगर उसके बावजूद भी वो बेशर्मों की तरह उस इनहेरिटेंस के पीछे लगे ही रहे। वो लोग जानते भी थे कि चेन फैमिली ही उस टेक्निक की असली मास्टर है और वही अपनी ब्लड लाइन के जरिए उस टेक्निक को यूज कर सकती है। ये बात अब डू हाउ को काफी अच्छी तरह से समझ में आने लगी थी जबकि दूसरी तरफ योंगफे अपनी डिमन ब्लेड के जरिए एक और पावरफुल अटैक करने के लिए भी तैयार खड़ा था और वो डू हाउ से कहता है कि चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो अपनी डिमन सोर्ड के साथ जैसे ही उस पर वार करता है तो उससे डू हाउ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।